जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 12th हिंदी के 2022-23 का मॉडल पेपर। और ये पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2022 के बोर्ड एग्जाम का पेपर है। सेम इसी तरह से आपके 2023 में यानी अगले महीने जो आपका पेपर होगा 16 तारीख को, उसमें भी आपसे इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा जिससे आपको पता चले कि क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, किस लेसन से पूछे जाएंगे। और इसमें कई सारे का मतलब है लगभग 70 नंबर का क्वेश्चन फिक्स होता है। 100 में से 70 नंबर आपका पुराना वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन सा क्वेश्चन आपका पुराना पूछा जाएगा वो भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक हैं। इसका राइट आंसर है अमरकांत जी। ठीक है, पहले का राइट आंसर है अमरकांत जी, ये हैं डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक। अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, ये क्वेश्चन है भारत की एकता के रचनाकार हैं। तो वासुदेव शरण अग्रवाल भारत की एकता के रचनाकार हैं। गा वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो कल्पलता ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। घा वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। तो धरती के फूल प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। ये क्वेश्चन गलत आया था। इसका नंबर अगर आपने इसको सही किया है तब भी 1 नंबर मिलेंगे। अगर इस क्वेश्चन को आपने गलत करके आया है तो आपको तब भी 1 नंबर मिलेंगे। और इस क्वेश्चन को नहीं भी किया है तब भी बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर मिलेंगे। जो क्वेश्चन गलत छप जाता है उसका 1 नंबर आपको बोनस में मिलता है, उसके लिए आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंगा वाला। आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर इस पुस्तक के लेखक हैं। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये है हमारा, निम्नलिखित में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित महाकाव्यात्मक रचना है। तो वैदेही वनवास महाकाव्यात्मक रचना है। अगला है निम्नलिखित में मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो सिद्धराज ये है मैथिली शरण गुप्त की रचना। फिर हम देखते हैं गा वाला क्वेश्चन, अज्ञेय जी को निम्नलिखित में से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो कितनी नामों में कितनी बार इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। फिर है घा वाला, निम्नलिखित में से दिनकर की रचना है। तो दिनकर जी की रचना है परशुराम की प्रतीक्षा। हिमालय निम्नलिखित में से किसकी काव्य कृति है। तो महादेवी वर्मा की काव्य कृति है हिमालय। ये आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए। और ये 10 क्वेश्चन हर बार बदलते रहते हैं, इनका कोई पता नहीं है कि ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न है आपके कहाँ से आएंगे, किस चैप्टर से आएंगे या कौन से क्वेश्चन आएंगे, कुछ नहीं पता होता है। इनको सॉल्व करने की एक ट्रिक है, कम से कम आपको 250 से 500 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले देखने होंगे जो कि YouTube पर अपलोड होते हैं या आपकी गाइड में दिए होते हैं। अगर आपने उनको सॉल्व कर लिए तो ये 10 क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन आपको 250 से 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप इन 10 क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। यह है हमारा तीसरा क्वेश्चन और ये है 10 नंबर का। ये 10 नंबर हर बार एक ही लेसन से आ रहा है और इस लेसन का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। 10 में से 8 नंबर आपको मिलेंगे, कुछ नहीं करना है, इन चारों का आंसर देना है। और इन चारों क्वेश्चन के का, ख, गा और घा, इन चारों क्वेश्चन के आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो में मतलब कि इसी आपको पैराग्राफ में मिल जाएंगे। इस पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद इन चारों क्वेश्चन का आंसर देंगे, 8 नंबर मिल जाएंगे। और 5वें का आपको आंसर देने से पहले इसको आपको मेल करना है कि ये जो पैराग्राफ इसमें दिया गया है ये आपकी किताब के किस लेसन का है। तो अगर आप इसे पढ़ेंगे तो ये आया हुआ है राष्ट्र का स्वरूप, यानी उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, ऐसा आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ये है, अथवा में रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योत्श्रियाश्रित है। रमणीयता के अभाव में कोई चीज़ मान्य नहीं होती। अगर आपको ये पहला वाला नहीं आ रहा है, मान लीजिए नहीं आ रहा है, तो आपको ये दूसरा वाला करना है, अन्यथा आप पहला वाला कीजिए। पहला वाला आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। और जहाँ तक है इस बार भी राष्ट्र के स्वरूप से ही गद्यांश पूछे जाएंगे। अगला चौथा क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन और ये है, ये आपको एक कविता दी गई है यहाँ से लेकर यहाँ तक। 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5 क्वेश्चन का आंसर सही होने पर आपको 10 नंबर मिलेंगे। और 4 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं क्योंकि ये जो 4 क्वेश्चन हैं यहाँ का, खा, गा, घा वाले, इनका आंसर इसी आपको कविता में मिलेगा। पहले आप कविता पढ़िएगा, उसके बाद हल कीजिएगा। और 5वें का आंसर आपको हम बता देते हैं। 5वें का आंसर है कि उपयुक्त कविता के शीर्षक का नाम
कैकेयी का अनुताप है तथा इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ये हो गए आपके कितने 20 नंबर मान लीजिए फिक्स हो गए। ये 20 में से आपके 16 आने ही आने हैं, कुछ नहीं पढ़ेंगे तब भी 16 आपको मिलने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा, चौथा हो गया था। इनमें से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना है आपको। तीनों को याद कर लीजिएगा, या आप इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी को, वासुदेव शरण अग्रवाल को याद कर लीजिएगा। ये दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तीनों को याद कर लेंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो दोनों को याद करेंगे, बोर्ड परीक्षा में फंस जाएगा, चांसेस हैं। फिर एक कवि का आपको इसमें साहित्यिक परिचय लिखना है। तीनों को याद करेंगे तो पक्का है एक ना एक का फंस जाएगा। इन तीनों में एक का फंस जाएगा, इन तीनों में एक का फंस जाएगा, ये पक्की बात है। 2023 की बात हम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यह है कि ध्रुव यात्रा तथा बहादुर कहानी का सारांश। तो आपको क्या करना है, जो बहादुर है, बहादुर कहानी का आप सारांश याद कर लीजिएगा, ये आपका आ जाएगा। पंचलाइट कहानी भी आप याद कर सकते हैं, बहादुर और पंचलाइट दोनों याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर आपको नहीं याद हो रही है दोनों तो पंचलाइट आप जरूर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कीजिएगा। फिर है आपको एक खंड काव्य पर आधारित एक खंड काव्य के प्रश्नों का उत्तर देना है। मुक्तियुक्त खंड काव्य के आधार पर नमक आंदोलन से संबंधित कथा अपने शब्दों में लिखिए। या फिर कई सारे क्वेश्चन हैं जो आपके जिले में पढ़ाया गया है, आपके जिले में जो खंड काव्य पढ़ाया जाता है, कोई एक ही पढ़ाया जाता होगा, तो उसी को आपको बोर्ड परीक्षा में सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे कई सारे खंड काव्य मिल जाएंगे, आप अपने जिले वाइज एक का ही आंसर करेंगे, सबका आंसर नहीं करना है आपको। फिर खंड खा आता है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन होता है 7 नंबर का। 7 में से कम 5 नंबर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें पहला है, ये थोड़ा कठिन दे दिए हैं तो हम इसमें दूसरा सॉल्व करेंगे। दूसरा क्या है, ये अगर आप पढ़ेंगे तो अतीते प्रथम कल्पे जना एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वकार परिपूर्णम पुरुषम राजा कुर्वन, ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन है। इसको पढ़ेंगे तो आपको पहले से पता है कि जातक कथा से लिया गया है। तो पहले बोलेगा इसमें कि दिए गए गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो जातक कथा है तो आप लिख देंगे कि प्रस्तुत संस्कृत खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित, हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित जातक कथा नामक शीर्षक से लिया गया है, ऐसा आप लिख देंगे। 2 नंबर फिक्स हो गए। अब आप इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। हिंदी अनुवाद अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो जो आपने इसकी कहानी पढ़ी है जातक कथा की, अगर आप उसे लिख देंगे तब भी 5 में से 3 मिल जाएंगे, तो 5 नंबर आपके पूरे हो गए। लेकिन अगर आपको सही से आ रहा है तो आप सही से लिखिए। जैसे अतीते प्रथम कल्पे जना एक अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वकार परिपूर्णम पुरुषम राजा कुर्वन। अतीत के प्रथम कल्प में लोगों ने एक विद्वान सौभाग्यशाली समस्त आकृति से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। फिर ततः चतुष्पदा अपि सन्नित्यम एक सिंहम राजा कुर्वन, और चौपाइयों ने भी इकट्ठा होकर एक शेर को राजा बनाया। तथा शकुनीगढ़ा हिमवत प्रदेशे कस्मिन पाषाणे सन्निपत्य, तब पक्षियों ने हिमालय प्रदेश के एक पत्थर पर इकट्ठा होकर कहा, मनुष्यों में भी राजा पाया जाता है और चौपाइयों में भी, हमारे बीच कोई राजा नहीं है और बिना राजा के वास करना उचित नहीं है, इसलिए किसी एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना होगा, ऐसा पक्षियों ने कहा। अथ ते परमावलोकनम अवलोक यंत्र से एक उलोकन दृष्टया अयम नो रोचते इत्यवोचन। ऐसा कहकर सभी परस्पर एक दूसरे को देखने लगे और एक उल्लू को देखकर पक्षियों ने कहा, यह मुझे अच्छा लगता है। उल्लू को वो क्या बोला, यह मुझे अच्छा लगता है। इतना इसका आंसर है। अगर आप ऐसा लिखेंगे जो आपका राइट है तब तो 5 में 5 मिलेंगे, गलत लिखेंगे तब भी आपको कई सारे नंबर मिल जाएंगे। फिर है अगला क्वेश्चन, दिए गए श्लोकों में किसी एक का ससंदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पहला आपको मिल गया इसमें श्लोक, ये है सुभाषित रत्नानी का, ये ऊपर वाला। और सुभाषित रत्नानी आप जरूर पढ़ के जाइएगा, इसमें से श्लोक पूछे जाएंगे। अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है, लिख कर स्क्रीनशॉट लेकर कहीं से भी कुछ कर लीजिए। सुभाषित रत्नानी का एक श्लोक आएगा, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस साधो विपरीत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ठीक है, ऐसा है ये कुछ। तो दुष्टों के लिए विद्या विवाद के लिए धन, दूसरों को धन मदाय के लिए यानी कि नशा पत्ती करने के लिए, शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन पुरुषों के लिए विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। ये इसका आंसर है। अगला है, किसी एक मुहावरे में आपको क्या करना है, अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। तो एक का करना है तो हम का वाले का कर देंगे, अपने पैर पर खड़े होना, स्वावलंबी होना, ठीक है, ये हो गया आपका।
अंतर आत्मा, इसका तो वैसे सही जो संधि विच्छेद है वो है अंतःधन आत्मा, ये एकदम राइट है। लेकिन इस बार या पिछली बार भी आपके सिलेबस में विसर्ग संधि नहीं है, तो विसर्ग संधि ना होने पर ये सही मानी जाएगी। फिलहाल आपने दोनों में लगभग कोई भी सही किया होगा, सही हो जाएगा। विसर्ग संधि ये इसका सही है, लेकिन ये भी सही हो सकता है गावा सा वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नरेंद्रा, इसका सही संधि विच्छेद है, सभी को पता है, नर्धन इंद्रा, ये बा वाला। पवित्रम पोधन इत्रम, ये वाला है। फिर आत्मना का संधि विच्छेद तृतीया विभक्ति एक वचन है। नामन का शब्द का विभक्ति और वचन क्या है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, ये वाला सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अगला अभय उभय, इन दोनों में आपको दोनों का अर्थ बताना था, तो अभय मतलब होता है निडर और उभय मतलब उभयचर, दोनों जगह पर रहने वाले, बायोलॉजी में आपने पढ़ा है, उभय मतलब दोनों होता है। फिर क्या है, अंशु, अंशु अंशु मतलब भाग और अंशु मतलब किरण, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। फिर निम्नलिखित में किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। काल मतलब होता है मृत्यु, काल मतलब होता है यमराज, ठीक है। उसके बाद जिसकी गणना न की जाए अगणनीय, जंगल की अग्नि जठराग्नि, ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो इसमें हम सही करेंगे तीसरा। इलाहाबाद जाने को अनेकों रास्ते हैं, तो अनेकों पहले से ही अनेक मतलब प्लूरल, और प्लूरल में भी प्लूरल नहीं होता है, तो इलाहाबाद जाने के अनेक रास्ते हैं, अनेक रास्ते हैं, ठीक है। फिर ये रस छंद अलंकार सेम हर बार आ रहा है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब पढ़ेंगे तो बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी को आप पढ़ लीजिएगा। ये आपको एक एप्लीकेशन लिखने को आएगा और लास्ट में एक लेटर लिखने को आएगा। सभी को आप एक बार इस पेपर को अपने घर पर हल करेंगे तो ये गारंटी देते हैं कि इसको हल करने के बाद 2023 में 70 नंबर से ज़्यादा आपको आपकी बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे। इसीलिए एक बार हल कीजिएगा और अच्छे नंबर अपने बोर्ड परीक्षा में पाइएगा। फिलहाल कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।